नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी के संबंध में इससे पहले हमारा एक वीडियो प्रकाशित हो चुका है और उसी श्रृंखला में हमारा दूसरा वीडियो उसी कंटिन्यूटी में मतलब जारी करने जा रहे हैं। तो उस वीडियो में हमने समझा था ज्वालामुखी आखिर है क्या। तो हम इसको एक समराइज कर दें कि ज्वालामुखी की जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया क्यों होती है। तो जनरलाइज वे में यदि हम सामान्य रूप से ज्वालामुखी शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यही छवि आती है कि एक जो ऊंचा हुआ उठा हुआ पठार है, पठार के उछले ऊंचे हुए भाग से जो एक लावा निकल रहा है, मतलब जो गर्म लावा निकलता है वही ज्वालामुखी सामान्य रूप से जानते हैं। और चूंकि वास्तव में वही ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी क्यों आता है, सबसे पहला तो इसका कारण यह है कि ज्वालामुखी इसलिए आता है क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक रूप से जो पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, और यह हलचल इसलिए होती है क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ, इन पदार्थों के कारण एनर्जी उत्पन्न होती है और इस एनर्जी को निकालने के लिए पृथ्वी कुछ मतलब जो जिस उपक्रम का सहारा लेती है, जिस युक्ति का सहारा लेती है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। यानी जो पृथ्वी अपनी ऊष्मा, अपनी हीट को रिलीज करने के लिए ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी और भूकंप का सहारा लेती है। ठीक। तो ज्वालामुखी इसलिए ही आते हैं क्योंकि जो पृथ्वी अपनी जो एनर्जी है उसको रिलीज करना चाहती है, जिस प्रकार से एक प्रेशर कुकर होता है। तो प्रेशर कुकर में जब एनर्जी उत्पन्न होती है, जब वो है मतलब एनर्जी बढ़ा दी जाती है तो सीटी आती है, तो सीटी के माध्यम से वो एनर्जी रिलीज कर दी जाती है। तो यदि मान के चलिए सीटी ना आए तो उसमें सेफ्टी बल्ब लगा होता है। यदि मान के चलिए सीटी किसी कारणवश खराब हो गई है तो सेफ्टी बल्ब लगा होता है। तो सेफ्टी बल्ब यदि खराब हो जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी, आप समझ सकती हैं। तो उसी प्रकार से पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी आंतरिक जो क्रियाएं हैं, आंतरिक रूप से एडजस्ट करने के लिए, अंतर स्थल को एडजस्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, जो पृथ्वी अपने आप प्रकृति अपने आप को एडजस्ट करने के लिए ज्वालामुखी के रूप में एनर्जी निकालती है, भूकंप के रूप में एनर्जी निकालती है। तो इसी प्रकार से ज्वालामुखी के रूप में जो लावा निकलता है वह पृथ्वी की जो आंतरिक क्रिया है उसका परिणाम धरातल पर हमारे सामने उपस्थित होता है। ठीक। तो ज्वालामुखी निकलने के दो प्रमुख रास्ते हैं। यानी ज्वालामुखी जो धरातल पर जो प्लेटें हैं, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि जो संपूर्ण धरातल है उस पर प्रमुख रूप से 6 प्लेटें हैं। तो 6 प्लेटों में क्योंकि जो 6 प्लेटें हैं बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, यानी जो हमारा मान के चलिए धरातल है तो धरातल ही प्लेट है। यानी जो धरातल के ऊपर ऊपर जो महासागर है, जो महाद्वीप है, तो वह एक प्लेट के ऊपर स्थित है। जैसे मान के चलिए जो भारत है और जो ऑस्ट्रेलिया है और जो हिंद महासागर है वह एक प्लेट के ऊपर स्थित है। जैसे हम भारतीय प्लेट के नाम से जानते हैं या फिर इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। तो जब यह ज्वालामुखी आता है तो ज्वालामुखी आने का प्रमुख कारण है कि प्लेटों के मध्य टकराव होना। यानी मान के चलिए एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के मतलब समझते हैं कि मान के चलिए यह धरातल है और यह धरातल का अंदर का भाग है, यह है एस्ट्रोनोस्फीयर। क्योंकि ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं वह पृथ्वी की गहराई से लगभग 100 से 200 किलोमीटर की जो गहराई में जो लिक्विड पाया जाता है तो एस्ट्रोनोस्फीयर है। यानी उस पर वहां से जो संबंधित धाराएं उत्पन्न होती है, वहां से जो करंट उत्पन्न होती है, उस पर वहां से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो वह ऊष्मा जो कि मतलब जो यहाँ से मतलब जो यह भाग है जो एस्ट्रोनोस्फीयर का भाग है, तो एस्ट्रोनोस्फीयर से ऊष्मा उत्पन्न होती है और यहाँ पर जो भूपर्वती के इस भाग को यह हिट करती है, जिस कारण से यहाँ पर बार बार धक्का लगता है, जिसके कारण यह भाग कमजोर होता जाता है और धीरे धीरे इतना कमजोर होता है और अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि ज्वालामुखी के रूप में इस भाग से इस यहाँ पर छेद करता हुआ ज्वालामुखी के लावा बाहर निकल जाता है। तो यह संपूर्ण रूप से ज्वालामुखी की प्रक्रिया है। तो यह तो हमने ज्वालामुखी की बात की थी कि किस प्रकार से ज्वालामुखी आते हैं। तो ज्वालामुखी जो प्रमुख रूप से जो उत्पन्न होता है, जो उद्भव होता है, वह प्लेटों के किनारे पर होता है। मान के चलिए यह 2 प्लेट है, यह भारतीय प्लेट है यानी सॉरी, यदि हम बात करें तो यह मान के चलिए पैसिफिक प्लेट है यानी प्रशांत महासागर प्लेट है, और यह मान के चलिए अमेरिकन प्लेट है। यह यह मान के चलिए अमेरिकन प्लेट है। तो जो प्रशांत महासागर जो प्लेट है वह इस तरफ जा रही है और जो अमेरिकन प्लेट है वह इस तरफ जा रही है। तो जब अभी तक जो वर्तमान में दोनों प्लेटें एक साथ थी, परंतु जब यह नीचे से धक्का खलता है, यहाँ पर जो नीचे जो मतलब पृथ्वी के धरातल के नीचे जो गतिविधियां हो रही हैं, जो संबंध तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, इसके कारण इस क्षेत्र पर जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसके कारण यह जो प्लेट है एक दूसरे से दूर जाती है,
जब यह एक दूसरे से दूर जाती है तो यह गैप उत्पन्न होता है, यह वाला जो गैप उत्पन्न होगा तो इस गैप से लावा पृथ्वी की धरातल पर निकलता है और यह विशाल मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में गैसें, धूल कण, इसके अलावा लावा इसके साथ में निकलता है। तो यही प्रक्रिया ज्वालामुखी के रूप में जानी जाती है। ठीक, तो ज्वालामुखी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो ज्वालामुखी उस प्रकार से होते हैं जो बहुत ही शांत तरीके से आते हैं, बहुत ही मतलब उनकी आने की ऐसी मतलब इस प्रकार की गति नहीं होती है जिससे मतलब किसी को अधिक रूप से नुकसान पहुंचाए। दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं वह अचानक से ठक करके आते हैं, यानी उनकी जो आने की गति होती है बहुत तीव्र होती है, बहुत ही जटिल तरीके से वह आते हैं। तो दो प्रकार से आते हैं, यानी जब यह प्लेट किनारा अपसारी होगा तब यह ज्वालामुखी आएंगे। और दूसरी प्रक्रिया ऐसी होती है कि ज्वालामुखी जब क्रेडल, एक मान के चलिए ज्वालामुखी पहले करीब 10 साल पहले ज्वालामुखी आया था किसी जगह पर, तो एक मतलब वहां पर गड्ढा बन गया है। अब यह 10 साल से पुनः इस गड्ढे को तोड़ के बाहर निकलता है एकदम से, तो एक ब्लास्ट की, एक मतलब विस्फोट की कंडीशन उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के ज्वालामुखी उत्पादन होते हैं। जो जो दरार के माध्यम से, यहाँ पर जो दरार बन रही है उस दरार के माध्यम से ज्वालामुखी आता है। तो इस प्रकार का ज्वालामुखी ढक्कन के क्षेत्र में आया था, यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र में ढक्कन का प्रदेश, ढक्कन का पठार, इसी प्रकार के ज्वालामुखी यानी दरारी उद्भेदन का परिणाम ढक्कन का पठार है। ठीक, तो इस प्रकार से ज्वालामुखी उद्भेदन के दो प्रकार इस प्रकार से होते हैं। परंतु कुछ प्रकार से मतलब कुछ वैज्ञानिकों द्वारा इसके प्रमुख अन्य प्रकार भी दिए गए हैं। जैसे मान के चलिए कुछ एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं और कुछ मतलब शांत ज्वालामुखी होते हैं और कुछ सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं, यानी तीन प्रकार से होते हैं। तो एक्टिव ज्वालामुखी का तात्पर्य है कि वो है मतलब कुछ न कुछ समय अंतराल के बाद उनका विस्फोट होना, उनका आना, मतलब ज्वालामुखी का उद्भेदन होना लगा ही रहता है। तो उस प्रकार के ज्वालामुखी को एक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं। और सुषुप्त ज्वालामुखी का तात्पर्य यह होता है कि अभी मान के चलिए कोई ज्वालामुखी है, वो लगभग 5-10 साल या 20 साल से नहीं आया है, परंतु उसके आने की संभावना है, यानी वो आ सकता है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और कुछ ज्वालामुखी इस प्रकार के होते हैं जो शांत होते हैं, मृत पाए जाते हैं, यानी उनके आने की संभावना नहीं होती है। भारत में भी इस प्रकार के कुछ ज्वालामुखी क्षेत्र पाए जाते हैं, ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो यदि मतलब यदि हम सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें, यानी विश्व में अभी वर्तमान में कौन कौन से ज्वालामुखी ऐसे हैं जो सक्रिय हैं, जो निरंतर आती रहती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक देशों को इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जो मतलब आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो जो उसमें सबसे पहला है स्ट्राम वैली। स्ट्राम वैली जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आता है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और भूमध्य सागर को तो आप पहचानते ही होंगे कि भूमध्य सागर कहाँ है। तो यदि हम चित्र के माध्यम से भूमध्य सागर को स्पष्ट कर पाए तो हम मानचित्र पर देखते हैं कि भूमध्य सागर कहाँ है। तो मानचित्र पर यह भूमध्य सागर का क्षेत्र, यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी में जो जो भूमध्य सागर है, अफ्रीका महाद्वीप है, यह उसके उत्तर में जो भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर में यहाँ पर स्ट्रम वैली है, जो ज्वालामुखी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। तो स्ट्रम वैली जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसी प्रकार से कुछ अन्य ज्वालामुखी हैं, जैसे कि अंटार्कटिका क्षेत्र में जो इरेबस नाम का ज्वालामुखी पाया जाता है, वह भी वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है, एक्टिव ज्वालामुखी का उदाहरण है। इरेबस ज्वालामुखी जो कि अंटार्कटिका क्षेत्र है, यानी अंटार्कटिका क्षेत्र में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है इरेबस, तो वह भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके साथ साथ जो हमारा जो आइसलैंड है, तो आइसलैंड पर एक जो हेकला नामक ज्वालामुखी पाया जाता है, वह भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो अंटार्कटिका, यदि हम अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका हमारा, हम समझते हैं कि जो हमारा इस क्षेत्र को, यानी दक्षिणी क्षेत्र जो अंटार्कटिका हम देख सकते हैं मानचित्र में, तो इस क्षेत्र को जो अंटार्कटिका है, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में एक इरेबस नामक ज्वालामुखी पाया जाता है, वह सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके साथ साथ जो ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड, तो हम यदि मानचित्र पर कंडीशन देखें तो यह ग्रीनलैंड का भाग इस प्रकार से है। तो ग्रीनलैंड में एक हेकला नामक ज्वालामुखी है, तो यह भी सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से सक्रिय ज्वालामुखी हम समझ चुके हैं कि तीन प्रकार से जो वर्गीकरण है, उसमें सबसे पहला ज्वालामुखी का जो प्रकार है वह सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी उस प्रकार के होते हैं जिनकी आने की संभावना लगातार बनी रहती है, यानी वो कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं, कभी भी उद्गमित हो सकते हैं, जिनकी सदा से ही उनकी संभावना निरंतरता बनी रहती है। तो इस प्रकार की ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी हैं सुषुप्त ज्वालामुखी होते हैं।
जैसे मान के चलिए भारत के जो अंडमान निकोबार द्वीप है, तो अंडमान निकोबार द्वीप पर जो बैरन ज्वालामुखी है, जो नारकोंडम है, इसके अलावा फ्यूजियामा जो द्वीप है, वहां पर भी जो ज्वालामुखी सुसप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। यानी जो बैरन ज्वालामुखी जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर पाया जाता है, तो उस ज्वालामुखी के पर भी मतलब सुसप्त ज्वालामुखी है, यानी वो है भी कभी न कभी मतलब एक ऐसी स्थिति आएगी तब वह ज्वालामुखी उत्पन्न होने की संभावना है। कुछ प्रकार के ऐसे जो निष्क्रिय ज्वालामुखी होती है, जो मृत ज्वालामुखी होती हैं, तो उनके आने की संभावना नहीं है। यानी अ, यदि हम बात करें तो करीब 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के आसपास मतलब कुछ ज्वालामुखी थे जो जैसे ईरस ईरस यानी जो ईरान हमारा जो ईरान अभी वर्तमान का देश है, यानी ईरान के जो देश है वहां पर जो देवबंद एक ज्वालामुखी था उस समय, परंतु अब वर्तमान की स्थिति में वह मौजूद नहीं है। अब वह मृत ज्वालामुखी घोषित कर दिया गया है, वह उसके आने की संभावना नहीं है। तो देवबंद जो कि मतलब ईरान जो देश है उसमें जो ज्वालामुखी पाया जाता है उसका नाम देवबंद के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अलावा कॉपर एक ज्वालामुखी है कॉपर, जो कि म्यांमार देश में पाया जाता है। तो वहां पर भी जो ज्वालामुखी है, तो अब भी वह ज्वालामुखी भी एक मृत अवस्था में चला गया है। अब उसके आने की संभावना बहुत ही कम है, मतलब वह शांत है, मृत है, सुषुप्त है, तो वह निष्क्रिय हो चुका है। अब उसके आने की संभावना नहीं है, क्योंकि पहले जो अब हमारा यदि हम हिमालय क्षेत्र की बात करें, तो यह तो हमने बात की कि किस प्रकार से हमने ज्वालामुखी को दो भागों में बांटा। सबसे पहले केंद्रीय ज्वालामुखी और उत्तरार्ध के आधार पर ज्वालामुखी। यानी केंद्रीय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जो अचानक से आती है, इनमें बहुत भयानक विस्फोट होता है, भयानक रूप से लावा निकलता है, गैस निकलती है और धूल कण निकलते हैं, तो वह केंद्रीय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यदि दरारी ज्वालामुखी की बात करें तो दरारी ज्वालामुखी के माध्यम से सशक्त रूप से जो जहां से दरार निकलती है, जहां से उनके लिए रास्ता मिलता है लावा निकलने के लिए, तो उस वहां से यह ज्वालामुखी निकलते हैं। जैसे मान के चलिए जो अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ पर जब हम देख सकते हैं जो अटलांटिक महासागर, यह अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ पर एक रिज बनी हुई है, अटलांटिक महासागर में खाई बनी हुई है। यह अटलांटिक महासागर में एक जो एस आकृति की जो रिज है वो है इसी ज्वालामुखी का परिणाम है, इसी प्रकार की शांत ज्वालामुखी दरारी प्रकार के ज्वालामुखी का परिणाम है। ठीक, तो जो केंद्रीय ज्वालामुखी है वह अचानक से विस्फोट से आता है, और दरार नुमा ज्वालामुखी होता है, जैसा कि हमारा ढक्कन का जो पठार है, ढक्कन का प्लेट्यू है, तो वह भी एक प्रकार की दरारी या फिर ज्वालामुखी से बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हमने उद्गार के आधार पर यानी किस प्रकार की उत्पत्ति होती है उसके आधार पर हमने दो प्रकार की ज्वालामुखी यानी केंद्रीय और दरारी ज्वालामुखी की बात की। और इसी प्रकार से हमने यहाँ पर तीन प्रकार के ज्वालामुखी इस प्रकार से समझे कि एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है, सक्रिय कौन सा है, इसके अलावा मृत कौन सा है, और जो सुषुप्त कौन सा ज्वालामुखी है। तो इनके बारे में हमने तीन प्रकार के ज्वालामुखी इन तीन प्रकार के ज्वालामुखी की चर्चा की। ठीक, इसके अलावा अब हम समझते हैं कि ज्वालामुखी जब उत्पन्न होता है तो ज्वालामुखी पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, और उस आंतरिक भाग से जब उत्पन्न होता है तो जो ज्वालामुखी की जो गहराई है, यानी जहां से पृथ्वी के जिस आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है उसका नाम है एस्ट्रोस्फीयर। पृथ्वी का जो भूगोल पट्टी है, पृथ्वी की हमने तीन सतहों की चर्चा की है। आप हमारे जो पिछले वीडियो है उसके में अच्छे से इसको देख सकते हैं। परंतु जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह तीन परतों में बटा हुआ है। पृथ्वी का जो इंटीरियर है, जो पृथ्वी की आंतरिक सतह है, जिस धरातल पर हम खड़े हुए हैं, उसके नीचे तीन भागों में बटी हुई है, यानी भूपर पट्टी, यानी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, दूसरा भाग है उसे हम मेंटल कहते हैं, तीसरा भाग है क्रोड। तो मान के चलिए यह भूपर पट्टी है, और यह भूपर पट्टी के जो यह क्रस्ट, तो इसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसे हम क्रस्ट को लिथोस्फीयर, भूपर पट्टी या फिर इसे क्रस्ट या लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो लिथोस्फीयर जिस पर हमारा जिस जिस पर हमारे सभी महाद्वीप हैं, सभी महासागर हैं, इसी धरातलीय भाग पर है, इसे हम भूपर पट्टी कहते हैं। और यह भूपर पट्टी जो इसके नीचे वाला भाग है, जिसको कहते हैं हम एस्ट्रोनोस्फीयर, उस पर तैर रही है, इस प्रकार से तैर रही है। यानी जो एस्ट्रोनोस्फीयर जो लिक्विड भाग है, जो तरल भाग है, जो मतलब लिक्विड है, जहां पर तापमान बहुत अधिक है, वह है उसके ऊपर जो महाद्वीप है, जो महासागर है, सभी कुछ तैर रहे हैं, वह प्लेटों के रूप में तैर रहे हैं। यानी एक प्लेट है, जैसे मान चलिए हिंद महासागरीय प्लेट है, यानी जैसे इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, तो इस प्रकार से तैर रही है। और इसी प्रकार से अन्य प्लेटें भी यहीं पर तैर रही हैं, इसी एस्ट्रोनोस्फीयर के ऊपर। इसी एस्ट्रोनोस्फीयर से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, और यह जो प्लेटें हैं इसी एस्ट्रोनोस्फीयर तैर रही हैं। और जब यहाँ से जो ज्वालामुखी होते हैं, तो ज्वालामुखी की जो 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 तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो संवहनी तरंगें होती हैं,
और जो एनर्जी जो कि रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जिसकी हमने बात की अभी, तो वो है जब वो है मतलब उद्गमित होती है, जब वो सक्रिय होते हैं, जब ऊष्मा का निर्माण होता है, जब एनर्जी का निर्माण होता है, तो इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए, इस एनर्जी को मतलब अपनी निकलने के लिए यह जो मतलब जो एस्ट्रोस्फीयर से ज्वालामुखी का जो ज्वालामुखी का लावा जो हिट करता है, यहाँ पर संवहनी तरंगें हिट करती हैं और इसी मतलब जो प्लेटों के किनारे होते हैं उसके सहारे ज्वालामुखी बाहर निकलती है। तो जो इसी के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार से होते हैं। मतलब कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो कम गहराई से निकलते हैं, कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो अधिक गहराई से निकलते हैं। तो मान के चलिए इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं कि यहाँ पर मान के चलिए पृथ्वी का एस्ट्रोस्फीयर यानी आंतरिक भाग है, पृथ्वी का यह आंतरिक भाग है। तो मान के चलिए यहाँ से ज्वालामुखी निकला है यानी 800 डिग्री सेल्सियस, यानी पृथ्वी का यह हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यह करीब 100 किलोमीटर पृथ्वी के धरातल के नीचे की बात कर रहे हैं, 100 से 125 किलोमीटर। तो यहाँ पर मान के चलिए 800 डिग्री सेल्सियस तापमान है और यहाँ से एक ज्वालामुखी यहाँ से निकलता है, इसका तापमान है 1000 डिग्री सेल्सियस। यानी पृथ्वी के आंतरिक सतह में हम जितने अंदर जाते जाएंगे तापमान में सीधी सी वृद्धि होती जाएगी। तो जब यहाँ से जो मतलब एक ज्वालामुखी मान के चलिए यहाँ से 800 डिग्री सेल्सियस निकलता है और एक ज्वालामुखी निकलता है 1000 डिग्री सेल्सियस से, तो इन दोनों ज्वालामुखी में स्वाभाविक सी बात है अंतर होगा। तो इसी के आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, तो जब यह मान के चलिए जो 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान है, तो यहाँ से जब यह ज्वालामुखी निकलता है तो इसका तापमान कम है, यानी यह कम गर्म है, और यह 1000 डिग्री सेल्सियस का है, इसकी यह ज्यादा गर्म है, ज्यादा हॉट है। तो हम जानते हैं जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होती है वह उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है। मान के उदाहरण के लिए इसको समझते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा गर्म होता है, जितना ज्यादा एंग्री होता है, जितना ज्यादा जिस व्यक्ति आता है, वह व्यक्ति अंदर से उतना ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, अंदर से उतना ही नरम होता है। तो इस प्रकार से जो जो 1000 डिग्री सेल्सियस से जो ज्वालामुखी निकला है, तो इसमें जो सिलिका की मात्रा कम होगी, इसमें सिलिका की मात्रा कम होगी और यह जैसे ही बाहर आएगा तो तुरंत यहाँ पर आते ही अचानक से शांत हो जाएगा, क्योंकि जो जितना गर्म होता है वह इतने जल्दी ठंडा होता है। ठीक, तो यहाँ पर से जो ज्वालामुखी 1000 डिग्री सेल्सियस से आता है वह जल्दी ठंडा हो जाता है, यानी यह यहीं पर निकला, जैसे पहाड़ पर इसी पहाड़ पर निकला तो यहीं पर जम जाएगा। परंतु जो 800 डिग्री सेल्सियस से आता है, यानी इसकी मतलब गहराई कम है, इसका तापमान कम है, तो यह दूर क्षेत्रों तक बहता जाता है। इस प्रकार से करीब मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की मतलब गहराई तक मतलब क्षेत्र तक एरिया में फैलता जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो गहराई थी, हमने देखा कि जो ज्वालामुखी जो गहराई के आधार पर कि किस प्रकार से ज्वालामुखी की गहराई ज्वालामुखी के माध्यम से जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी के माध्यम से जो लिक्विड निकलता है उसको प्रभावित करती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को प्रभावित करती है। यदि हम सिलिका की बात करें तो ज्वालामुखी के मान के चलिए सिलिका होता है, सिलिका एक तत्व होता है। तो यदि मान के चलिए ज्वालामुखी में सिलिका की मात्रा कम है तो उसका तात्पर्य वह यह है, यदि ज्वालामुखी में सिलिका की मात्रा यदि कम कम होती है तो वह जल्दी से ठंडा हो जाता है, और सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो वह धीरे धीरे ठंडा होता है। यहाँ पर आप इस बात को लिख लीजिए कि सिलिका की मात्रा यदि अधिक होती है तो वह धीरे धीरे ठंडा होता है, और सिलिका की मात्रा यदि कम होती है तो वह जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो सिलिका की मात्रा अधिक कहाँ होती है, तो पृथ्वी के धरातल से जितना हम नीचे जाएंगे सिलिका की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक, तो सिलिका की मात्रा जैसे ही कम होगी, पृथ्वी के धरातल के हम जितने नीचे जाएंगे सिलिका की मात्रा कम होती जाएगी, और सिलिका की मात्रा जैसे ही कम होगी तो हम जानते हैं कि जो मतलब जो गति है, जो ठंडा होने की गति है वह बहुत तेज होगी। ठीक, तो इसी प्रकार से हमने इस उदाहरण के माध्यम से समझा है कि 1000 डिग्री सेल्सियस का जो ज्वालामुखी है, यहाँ पर चूंकि पृथ्वी के अंदर अधिक अंदर गहराई है तो यहाँ पर सिलिका की मात्रा वैसा की न्यूनतम है, कम है। तो इसलिए यह जो अचानक से मतलब जैसे ही धरातल पर आया वह तुरंत के तुरंत ठंडा हो गया। ठीक, यहाँ पर तुरंत आया क्योंकि सिलिका की मात्रा कम है इसलिए यह ठंडा हो गया, और यहाँ पर सिलिका की मात्रा अधिक होगी
क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई पर जाएंगे सिलिका की मात्रा कम होती है, परंतु यह कम गहराई है इसलिए सिलिका यहाँ पर अधिक होगी। इस प्रकार के इस ज्वालामुखी में सिलिका की मात्रा कम होगी, तो इसलिए जो नीचे वाला ज्वालामुखी है, जो 1000 डिग्री सेल्सियस का ज्वालामुखी है तापमान का, तो वह जल्दी ठंडा हो जाएगा और यह देर से ठंडा होगा। इसके आधार पर हमने तो यहाँ तक हम ज्वालामुखी के अर्थ को समझ चुके हैं अच्छी तरह से। दूसरी बात, ज्वालामुखी के अर्थ के साथ हम ज्वालामुखी के प्रकार को समझ चुके हैं कि किस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं और ज्वालामुखी की प्रक्रिया क्या है। ज्वालामुखी शब्द को समझ चुके हैं कि ज्वालामुखी किस प्रकार से आता है। अब हम चलते हैं ज्वालामुखी वितरण पर कि ज्वालामुखी के वितरण क्या है, कि वैश्विक स्तर पर कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन कौन से ऐसे एरिया है जो ज्वालामुखी की दृष्टि से सक्रिय है, ज्वालामुखी की दृष्टि से प्रोन है, ज्वालामुखी की दृष्टि से संवेदनशील है। कौन कौन से ऐसे देश हैं जो ज्वालामुखी की दृष्टि से बहुत संवेदनशील माने जाते हैं, जिन देशों में ज्वालामुखी बहुत ही विशाल संख्या में बहुत ही बारंबारता के साथ आते रहते हैं। तो चलिए हम इसको मानचित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम विश्व का मानचित्र देख सकते हैं। तो विश्व के मानचित्र में यदि हम बात करें तो भारत की स्थिति यह है। तो भारत में है हिमालय पर्वत, यह हिमालय पर्वत आप देख सकते हैं, परंतु हिमालय पर्वत ज्वालामुखी की दृष्टि से उतना सक्रिय नहीं है, यानी हिमालय पर्वत में ज्वालामुखी नहीं आती है। इसका क्या कारण है, इस प्रश्न को हम अभी समझेंगे थोड़ी देर से। परंतु यदि हम भारत के ज्वालामुखी की बात करें तो यहाँ पर यह है अंडमान और निकोबार द्वीप, आप देख सकते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप में बैरन और नारकोंडा 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक, यदि हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो वैश्विक परिदृश्य में हम यहाँ पर देख सकते हैं, यह है हमारा यह है चाइना, चीन देश, और यहाँ पर है रूस। ठीक, तो रूस के जो पूरब में यानी यूरेशिया, इस प्लेट को हम यूरेशिया के नाम से जानते हैं। तो यूरेशिया के जो पूर्वी भाग है, तो यहाँ पर जापान जो देश बसा हुआ है, तो जापान यह जो मतलब यहाँ से लगभग जो पेटी विकसित हुई है, जापान, फिलीपींस, ताइवान, इसके अलावा इंडोनेशिया जैसे जो प्रमुख देश हैं, तो इन देशों में यहाँ से लगभग यह जो पेटी शुरू होती है यहाँ तक, इस क्षेत्र में ज्वालामुखी दृष्टि से बहुत सक्रिय है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी बहुत विशाल संख्या में, बहुत आयत में आते रहते हैं। इसके साथ साथ यदि हम अब बात करते हैं जो अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका के यदि हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो अमेरिका का जो पश्चिमी क्षेत्र है, तो अमेरिका का यदि हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो यह पश्चिमी क्षेत्र हम देख सकते हैं। तो यह क्षेत्र भी, यहाँ पर रॉकीज पर्वत है, यहाँ पर एंडीज पर्वत है, तो यह क्षेत्र भी ज्वालामुखी की दृष्टि से सक्रिय माना जाता है। तो इस प्रकार से यह रिंग ऑफ फायर उत्पन्न होती है। यह चूंकि इस क्षेत्र में जो ज्वालामुखी है उसका कारण क्या है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जापान से लेकर इंडोनेशिया, ताइवान, फिलीपींस जैसे देश हैं, इनमें ज्वालामुखी दृष्टि सक्रिय है। यह इसलिए सक्रिय है क्योंकि जो यूरोशियन प्लेट है, जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, वो प्रशांत महासागरीय प्लेट इस दिशा में संचरण कर रही है और यूरोपीय प्लेट यहाँ पर इस तरह में संचरण कर रही है। तो इसके कारण 2 प्लेट के किनारे एक दूसरे से टकरा रहे हैं, इस कारण से ज्वालामुखी आते हैं। तो हम जैसा कि हम प्रक्रिया को समझ ही चुके हैं कि किस प्रकार से ज्वालामुखी आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बात की कि किस प्रकार से यह जो क्षेत्र है, जो है भूकंप का क्षेत्र है, वही ज्वालामुखी का क्षेत्र है। यानी जिस क्षेत्र में भूकंप अधिक आते हैं उसी क्षेत्र में ज्वालामुखी अधिक आते हैं। यानी ज्वालामुखी भूकंप की दृष्टि से जो सक्रिय देश हैं वही ज्वालामुखी की दृष्टि से बहुत सक्रिय देश हैं। तो यहाँ पर यदि हम जो हिमालय की बात करें तो जैसा कि हमने पहले ही कहा कि हिमालय देश में हिमालय जो पर्वत है, तो हिमालय पर्वत ज्वालामुखी की दृष्टि से सक्रिय नहीं है। यानी हिमालय के क्षेत्र में भूकंप तो आते हैं परंतु ज्वालामुखी नहीं आते हैं। तो इसका कारण हम समझ लेते हैं बहुत ध्यान से, बहुत चित्र की एक मैप के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि आखिर जो हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत के क्षेत्र में ज्वालामुखी क्यों नहीं आते हैं। हिमालय के क्षेत्र में बहुत आयत में भूकंप के झटके देखे जाते हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इसके आसपास यूपी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इस क्षेत्र में तो भूकंप की हम झटके बार बार इस खबरों में सुनते हैं कि भूकंप के झटके दर्ज किए गए, परंतु यहाँ पर ज्वालामुखी घटनाएं नहीं होती है। क्योंकि इसका कारण ये क्या है, तो इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो मान के चलिए ज्वालामुखी कब आता है, आप समझ भी चुके हैं। तो मान के चलिए
यह है हमारी इंडियन प्लेट, यह है इंडियन प्लेट, सॉरी इसको, हाँ, यह है इंडियन प्लेट, इस प्रकार यह है इंडियन प्लेट। और यह है हमारी यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन। तो यूरेशियन प्लेट का तात्पर्य है कि यहाँ पर चीन है, यहाँ पर रूस है, तो यहाँ पर सब देश बसे हुए हैं। ठीक, तो यह है हिमालय के उत्तर। तो इंडियन प्लेट है जो यहाँ पर जो हिमालय है, इसको हम करते हैं हिमालय। ठीक, तो हिमालय की उत्पत्ति जिस प्रकार से हुई है, तो यह जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट इस दिशा में गति कर रही है, ऊपर की उत्तर की ओर दिशा में कर रही है, उत्तर से थोड़ा पश्चिम की ओर दिशा में गति कर रही है। तो जो इंडियन प्लेट है वह धीरे धीरे इस प्लेट के नीचे समाती जा रही है, धीरे धीरे इस प्लेट की ओर जा रही है। और जो यूरेशियन प्लेट है वह इस ओर गति कर रही है, सॉरी इस ओर, इसी ओर। ठीक, तो एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं। तो चूंकि यह जो प्लेट है, जो इंडियन प्लेट, वह यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होती जा रही है, इसके नीचे जाती जा रही है, इसके धरातल में छेपित हो रही है, इसमें जो मतलब अधिरूपित हो रही है, छेपित हो रही है। तो जब इंडियन प्लेट का टुकड़ा इस यूरेशियन प्लेट के नीचे जाएगा, अब इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि यह है इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट का जो टुकड़ा है यह है यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट का जो टुकड़ा है वह यूरेशियन प्लेट के नीचे समा गया है। ठीक, यह यूरेशियन प्लेट है, इसके नीचे यहां पर है एस्ट्रोनोस्फीयर, यह एस्ट्रोनोस्फीयर है। ठीक, तो एस्ट्रोनोस्फीयर में यह जो टुकड़ा है जो इंडियन प्लेट का, वो है नीचे गल गया है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसे हम बेनी ऑफ जोन कहते हैं, बेनी ऑफ जोन, बेनी ऑफ जोन कहते हैं। तो इस क्षेत्र में यह जो जो इंडियन प्लेट है, तो इंडियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के नीचे जो छेपित होती है, तो इसे हम बेनी ऑफ जोन कहते हैं। तो बेनी ऑफ जोन में जो लावा है, जो जो यह भाग है, यह जो टुकड़ा जो इंडियन प्लेट का है, वह धीरे धीरे छेपित हो जा रहा है, इसलिए जो हिमालय पर्वत है उसकी धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक, तो इसके कारण जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है, और जो यह जो टुकड़ा जो मतलब है जो इंडियन प्लेट का हिस्सा है, वह धीरे धीरे गल गया है, यहाँ पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक है, इसलिए यह जो इंडियन प्लेट का हिस्सा है वह गल जाएगा। और गलने के पश्चात यहाँ पर एक एनर्जी उत्पन्न होगी, एक हीट, क्योंकि यहाँ पर हीट है इसलिए एनर्जी उत्पन्न होगी, और यहाँ पर यह एनर्जी अब ऊपर आने का प्रयास करेगी, क्योंकि नीचे तो जाएगी नहीं एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर ठोस भाग है, यानी पृथ्वी का मेंटल है, क्रोड है। तो पृथ्वी के धरातल पर है एनर्जी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है, और ऊपर की ओर बढ़ने के कारण इसमें भूकंप के झटके होते हैं। परंतु ज्वालामुखी इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके पास में इतनी अधिक एनर्जी नहीं है कि वह ज्वालामुखी के रूप में यह लावा बाहर निकल सके। इसके पास में केवल इतनी ही एनर्जी उत्पन्न है कि वह केवल भूकंप के झटके दे सकती है, क्योंकि जो यदि हमने जो हमारे ज्वालामुखी देखे जो जापान के एरिया में, उनके पास में इसलिए एनर्जी ज्यादा थी क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते थे कि यूरेशियन जो हमारी जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, वह एक जली प्लेट है, उसमें जल है। तो जब जल नीचे जाता है तो जल के माध्यम से क्या बनता है, ऊष्मा बनती है। ऊष्मा में इतनी शक्ति होती है वह कहीं से भी किसी भी प्लेट को तोड़ सकती है, तो इसलिए वहां पर यह प्लेट टूट जाती है और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। परंतु यहाँ पर जल नहीं है, यानी हिमालय क्षेत्र जल से भीन है, तो इसलिए जल अंदर नहीं पहुंच पाता है, और जल के न पहुंचने के कारण यह प्लेट केवल यहाँ पर जो तरंगें तो उत्पन्न होती हैं, यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, परंतु इतनी अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो पाती है कि ज्वालामुखी का जो मलबा है, ज्वालामुखी का जो लावा है, वह बाहर निकल सके। इसलिए कि वहां केवल भूकंप के झटके महसूस होते हैं, ज्वालामुखी के झटके, ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार से यह रही हमारी व्याख्या कि हिमालय के क्षेत्रों में ज्वालामुखी क्यों नहीं आती है। तो इसको हमें विश्वास है कि इसको आप समझ गए होंगे। तो यह तो हमने बात की कि किस प्रकार से ज्वालामुखी के प्रकारों की हमने चर्चा की, ज्वालामुखी की हमने प्रक्रिया को समझा कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से ज्वालामुखी आते हैं। और जब ज्वालामुखी आते हैं तो जैसा कि हमने बताया था, ज्वालामुखी माध्यम से जो पदार्थ निकलते हैं, तो उन पदार्थों का प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, संपूर्ण पृथ्वी की वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, जलमंडल पर, यानी प्रत्येक मैदान, महाद्वीप, सब क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। तो उसकी तो हमने बात कर ली थी, पहले ही कर ली थी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ज्वालामुखी के माध्यम से जब ज्वालामुखी निकला, ज्वालामुखी का लावा
जब बाहर आता है तो इससे पृथ्वी का जो धरातल भाग है उस पर प्रभाव पड़ता है, उस पर नई कलाकृतियां विकसित होती है, शिलाकृतियां विकसित होती है। तो कौन कौन सी कलाकृतियां पृथ्वी के धरातल पर जब लावा आता है, तो लावा की हमने चर्चा कर ली, किस प्रकार से हमने प्रक्रिया को समझ लिया, किस प्रकार से लावा बाहर निकलेगा, उस संपूर्ण प्रक्रिया को क्यों निकलेगा, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, उस सब को चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो ज्वालामुखी जब के कारण जो लावा निकलता है, तो लावा के कारण बात करने जा रहे हैं ज्वालामुखी से बनने वाली इस कलाकृतियों की। ज्वालामुखी से बहुत विशाल संख्या में लावा निकलता है, बहुत विशाल मात्रा में, करीब 100 किलोमीटर के क्षेत्र में, करीब एक दरिया जैसा, आग का दरिया, आग का गोला, आग का दरिया के रूप में फैल जाता है। तो इससे कौन कौन सी कलाकृतियां बनती हैं उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मान के चलिए ज्वालामुखी निकला, तो ज्वालामुखी से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। यानी ज्वालामुखी जब निकलता है तो ज्वालामुखी के माध्यम से लावा निकलता है, तो लावा के कारण ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। ठीक, तो ज्वालामुखी पर्वत का जो उदाहरण, जो एक शंकु के आकार का होता है, यानी ज्वालामुखी के जो लावा के माध्यम से जो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है वह शंकु के आधार पर होता है। और जैसे कि हमने बात की थी कि ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं वह, जो कि मतलब यदि हम उसको उदाहरण की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में उसको उदाहरण दे सकते हैं। दक्षिण अमेरिका के में चिम्बे रेजू और कोटापैक्सी ज्वालामुखी के कारण बहुत से पर्वतों का, मतलब कोटापैक्सी जो ज्वालामुखी निकलता है उसके, जो दक्षिण अमेरिका में है कोटापैक्सी ज्वालामुखी, तो उसके कारण जो पर्वत का निर्माण हुआ है उसे शंकु, वह जो पर्वत बनता है वह शंक्वाकार पर्वत होता है। हम इसको उदाहरण, मतलब ज्वालामुखी के माध्यम से जो पर्वत का निर्माण होता है वो शंक्वाकार होता है, उसके हम उदाहरण समझते हैं। मान के चलिए कि इस प्रकार से यदि ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है बार बार इस क्षेत्र में, तो ज्वालामुखी के उद्गार के माध्यम से तो ज्वालामुखी के माध्यम से किस प्रकार से पर्वत का निर्माण होता है उसको हम देखते हैं। तो मान के चलिए यह एक पर्वत, मतलब यह एक ऊंचा क्षेत्र है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी निकला, तो इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है, तो ज्वालामुखी का लावा यहाँ पर मतलब यदि इसमें क्या है, जो ज्वालामुखी निकला है यदि इसमें सिलिका की मात्रा मान के चलिए कम है और इसका तापमान अधिक है, यानी 1000 डिग्री सेल्सियस से निकला है, तो अचानक से जैसे ज्वालामुखी निकलेगा और जैसे ही यह वायुमंडल के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आएगा, तो इसका लावा तुरंत वहीं पर स्थान पर जम जाएगा और इसी के प्रकार से यह जमता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जम जाएगा, यानी इसको यहाँ पर इस क्षेत्र में फैलने का मौका नहीं मिल पाएगा, इस क्षेत्र में फैलने का मौका नहीं मिल पाएगा, यहाँ पर यह जम जाएगा। इसके पश्चात और वो निकलता है लावा और यहाँ पर आता है, तुरंत जम जाता है, वहां पर आता है, फिर से यहाँ पर ज्वालामुखी जम जाता है। तो इस प्रकार से यह आकृति बनती है, वह एक शंकु की आकार की बनती है। तो इसे हम शंक्वाकार पर्वत के रूप से जानते हैं। और दक्षिण अमेरिका के चिली देश है, वहां पर एक कोटापैक्सी ज्वालामुखी है, चेम्बेरेजू ज्वालामुखी है, तो उसमें इस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण हम देख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ज्वालामुखी के माध्यम से पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक, तो इसके बाद हम बात करते हैं ज्वालामुखी के माध्यम से पठार का निर्माण भी होता है। तो हमने पर्वत की बात की है, पठार की, तो पठार कौन कौन से निर्मित होते हैं। यदि मान के चलिए केंद्रीय उद्भेदन होता है, तो पठार का निर्माण केंद्रीय उद्भेदन से नहीं होता है। केंद्रीय उद्भेदन का मतलब हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि केंद्रीय उद्भेदन का तात्पर्य है कि ज्वालामुखी के पश्चात जो लावा निकलेगा अचानक से विस्फोट के माध्यम से निकलेगा, अचानक से ऐसी स्थिति में निकलेगा कि एक डिस्ट्रक्शन कर देगा, उसे हम कहते हैं केंद्रीय उद्गार। तो यहाँ पर जो पठार का निर्माण होता है वह केंद्रीय उद्गार के माध्यम से नहीं होता है, यानी पठार का जो निर्माण होता है वह दरारी उद्भेदन के माध्यम से होता है। यानी जब ज्वाला आराम आराम से शांत तरीके से, बहुत ही मतलब जहां उसको दरार मिल जाती है उसके माध्यम से निकलता है, तो उसको हम दरारी उद्भेदन कहते हैं। तो पठार का निर्माण इसी प्रकार से होता है। जैसे ढक्कन का पठार का निर्माण हुआ, तो ढक्कन के पठार का निर्माण इस प्रकार से केंद्रीय उद्भेदन से नहीं हुआ, यानी केंद्रीय उद्भेदन का तात्पर्य यही है कि अचानक से विस्फोट हो गया, तो उस प्रकार से ढक्कन के पठार का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि ढक्कन के पठार का निर्माण आराम, मतलब शांत तरीके से, बहुत ही
धीरे धीरे दरार के माध्यम से धीरे धीरे लावा निकलता गया और जो दरारी उद्भेदन के माध्यम से जो लावा निकला और बहुत बहुत बड़े एरिया में फैलता गया और फैलता गया। इसके माध्यम से ढक्कन के पठार का निर्माण हुआ। इसी के साथ साथ साइबेरिया के पठार का निर्माण भी इसी प्रकार के दरारी उद्भेदन के माध्यम से आराम आराम मतलब धीरे धीरे शांत शांत तरीके से दरारी उद्भेदन के माध्यम से जब ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ तो उसके कारण यही मतलब जो साइबेरिया के पठार का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हमने ज्वालामुखी के माध्यम से पर्वतों की उत्पत्ति को समझा, किस प्रकार से ज्वालामुखी के माध्यम से पर्वत बनते हैं। उसके पश्चात हमने ज्वालामुखी के माध्यम से पठारों की स्थिति को समझा, किस प्रकार से पठारों का निर्माण ज्वालामुखी के माध्यम से होता है। इसी प्रकार से गड्ढे गर्त भी ज्वालामुखी के माध्यम से बनते हैं। ठीक, गर्त का निर्माण भी ज्वालामुखी के माध्यम से होता है। चलिए, इसमें जो गर्त हैं, गड्ढे हैं, उसे हम मतलब जो होते हैं वह तीन प्रकार के दो से तीन प्रकार के होते हैं। तो यदि हम बात करें गर्त किस प्रकार से होते हैं, ठीक, तो ज्वालामुखी के माध्यम से गर्त ही बनते हैं। तो मान के चलिए यह गर्त मतलब यह एक पर्वत है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी निकला, यहाँ पर ज्वालामुखी नली के माध्यम से उद्भेदन होता है क्योंकि ज्वालामुखी का, ठीक। तो ज्वालामुखी के जब यह निकला यहाँ पर ज्वालामुखी, तो इसके माध्यम से यहाँ पर एक गड्ढा बना, इसे कहते हैं मारा। और यह जब गड्ढा अचानक से मतलब और अधिक मात्रा में ज्वालामुखी निकला मतलब उद्भेदन हुआ इस नली के माध्यम से, तो यह और विस्फोट और बड़ा गड्ढा बनाता है, इसे कहते हैं हम काटर। और बड़ा गड्ढा हो जाए तो इसे हम कहते हैं कोल्डेरा। तो इस प्रकार से यह एक झील बन जाती है, झील के रूप में विकसित हो जाता है और यहाँ पर पानी भर जाता है। तो इस प्रकार से यह ज्वालामुखी के माध्यम से गड्ढे या गर्त का निर्माण होता है। इसे हम काल्डेरा या मार कहते हैं। जब छोटा होता है तो उसे मार कहते हैं, जब और बड़ा हो जाता है उसे काटर कहते हैं, और सबसे बड़ा हो जाता है उसे काल्डेरा कहते हैं। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी के माध्यम से गड्ढे का निर्माण भी होता है, गर्त का निर्माण भी होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने बात की कि ज्वालामुखी के माध्यम से कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जो कि हमने पठार का निर्माण ज्वालामुखी के माध्यम से किया, पर्वत का निर्माण भी हमने कर लिया। इसके साथ साथ हमने गर्तों का निर्माण की बात की कि किस प्रकार से गर्त, मार, काटर, कोल्डेरा बनते हैं इस ज्वालामुखी के माध्यम से। इसके पहले हमने ज्वालामुखी के अर्थ को समझा, ज्वालामुखी के प्रकारों को समझा, ज्वालामुखी के जो हमारे जो वायुमंडल है, जो जलमंडल है, जो स्थल मंडल है, पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर इसका एक ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है, क्योंकि इसके माध्यम से कुछ जो मटेरियल निकलते हैं वह गैस इत्यादि चीजें निकलती हैं, तो इसका प्रभाव संपूर्ण पृथ्वी पर होता है। तो इस प्रकार से हमने इतनी चीजों को, परिभाषा को स्पष्ट किया, कारण मतलब ज्वालामुखी आने के कारणों को स्पष्ट किया, प्रक्रिया को स्पष्ट किया, प्रकारों को स्पष्ट किया, ज्वालामुखी जो स्थलाकृतियां बनी हैं उन स्थलाकृतियों को स्पष्ट किया। परंतु हमने अभी तक जो स्थलाकृतियों की बात की थी वह केवल पर्वत की बात की, पठार की बात की थी और गर्त की बात की थी। तो यह हमने स्थलीय स्थलाकृतियों की बात की, हमने अभी तक महासागरीय स्थलाकृतियों की बात नहीं की है। यानी महासागर समुद्र के अंदर जो स्थलाकृति बनती है उन्हें महासागरीय स्थलाकृति कहते हैं। तो ज्वालामुखी के कारण कुछ ऐसी स्थलाकृतियां बनती हैं जो महासागर के अंदर बनती है, तो उन स्थलाकृतियों की बात करते हैं। तो उन स्थलाकृतियों में सबसे पहली स्थलाकृति है मिड ओशियन रिज, यानी जो समुद्र होता है, जो ओशियन होता है, जो महासागर होता है, उसमें गड्ढे जो एक रिज बनती है, मतलब एक रिज गड्ढे टाइप गर्त बनते हैं, तो उसका निर्माण भी इस ज्वालामुखी के कारण होता है। जो अटलांटिक महासागर है, यह अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में। आप परिचित हो चुके होंगे इस मानचित्र से, क्योंकि तो उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी भाग है यहाँ पर एस की आकृति में एक रिज है। तो इसका निर्माण भी जब यह प्लेट है तो यहाँ पर जो दरारी उद्भेदन हो रहा है, यानी जो समुद्र के अंदर, यानी समुद्र के धरातल की सतह है, तो सतह पर जो दो प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसके माध्यम से यहाँ पर मतलब दरार के माध्यम से ज्वालामुखी का धीरे धीरे उद्भेदन हो रहा है, और इसके माध्यम से इस प्रकार से एस आकार के एक रिज का निर्माण हो गया है। तो न सिर्फ केवल महाद्वीप पर, बल्कि महासागर के अंदर भी मतलब महासागर के धरातल पर भी कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें पहली स्थलाकृति की हमने बात की, रिज की बात की, रिज यानी जो अटलांटिक महासागर है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ज्वालामुखी के कारण महासागर में पठारों का निर्माण भी होता है, जैसे ब्रोमली का पठार।
यानी ऐसा नहीं है केवल ज्वालामुखी के कारण केवल महाद्वीपों पर पठार का निर्माण होता है, बल्कि ज्वालामुखी के कारण महासागरों में भी पठार का निर्माण होता है। उसका नाम है, एक प्रमुख पठार है ब्रोमली का पठार, और जो कि ब्राजील के पूर्वी भाग में है। अभी जिस प्रकार से हमने अटलांटिक महासागर को देखा, तो यह हमारा देश यहाँ पर ब्राजील देश है, तो ब्राजील के पूर्व में यहाँ पर ब्रोमली का पठार यहाँ पर स्थित है। तो इस पठार के यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर ब्रोमली का पठार है, यह समुद्र के धरातल पर है। तो इस प्रकार से यह हमने ब्रोमली का पठार की बात की। तो हमने गर्त की बात की, किस प्रकार से रिज बनती है, पठार का निर्माण भी इससे होता है। इसके साथ साथ कुछ गर्त भी इससे बनती हैं। तो यहाँ पर महासागर में भी कुछ स्थल होते हैं, कुछ स्थलाकृतियां होती हैं, जो कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण बनती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण स्थल पर ही स्थलाकृतियां बनती हैं, बल्कि महासागरों में भी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो अभी तक हमने ज्वालामुखी के माध्यम से जो बनने वाली, जो हमने बाह्य स्थलाकृतियों की बात की, यानी ज्वालामुखी के माध्यम से जो स्थलाकृतियां बनती हैं, उनमें बाह्य स्थलाकृतियों की हमने संदर्भ में चर्चा की कि महासागर पर कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, महाद्वीप पर कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। ठीक, तो हमने पर्वतों का निर्माण देखा इसी ज्वालामुखी के माध्यम से, शंकु पर्वतों का, पठारों का देखा निर्माण। इसके अलावा हमने गर्तों का निर्माण देखा। तो हमने महासागर पर और महाद्वीप पर स्थलाकृतियों के संबंध में चर्चा की। परंतु कुछ ज्वालामुखी आते हैं, तो ज्वालामुखी के कारण सभी ज्वालामुखी इस प्रकार के सक्रिय ज्वालामुखी नहीं होते हैं। कुछ इस प्रकार के होते हैं जो जिनकी जो क्षमता होती है इस प्रकार नहीं हो पाती है, और वह ज्वालामुखी धरातल के अंदर ही मतलब दम तोड़ देती है। यानी जो धरातली भाग है हमारा भूप्रपट्टी है, तो भूप्रपट्टी के अंदर यानी भूप्रपट्टी को छेद नहीं पाते हैं, उनकी शक्ति इस प्रकार से नहीं होती, उनकी ऊष्मा इतनी नहीं होती है कि वह यह भूप्रपट्टी है उसको पार कर पाए, और वहीं की वहीं दफन हो जाते हैं, वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। तो उन ज्वालामुखी के माध्यम से भी कुछ आकृतियां बनती हैं। उन आकृतियों में कुछ प्रमुख हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। उनमें सबसे पहले एक जो आकृति है उसको हम कहते हैं सिल। जो सिल आकृति होती है वो है क्षैतिज अवस्था में होती है। क्षैतिज का तात्पर्य है कि जो मान के चलिए यह ज्वालामुखी निकला पृथ्वी के आंतरिक भाग से, ठीक, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से यह ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो मान के चलिए यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उसने अपना दम तोड़ दिया, इसलिए उसके पास में इतनी ऊष्मा नहीं है, उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह पृथ्वी के धरातल को तोड़ पाए। तो इसलिए वह यह जो चट्टान है, चट्टान के यहाँ पर इस क्षैतिज अवस्था में यहाँ पर जो चट्टान है, तो चट्टान इतनी मजबूत है कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसलिए वह ऐसी अवस्था में, क्षैतिज अवस्था में फैल जाता है। तो इस कारण से यह आकृति बनती है, इसको हम कहते हैं सिल। ठीक, तो जो सिल आकृति बनती है जो धरातल के अंदर बनती है और यह क्षैतिज अवस्था में होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक, इसके अलावा एक आकृति का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं डाइक। तो डाइक जब जो ज्वालामुखी निकला है, तो ज्वालामुखी के कारण जो मतलब चट्टान है, तो चट्टान में इस प्रकार की लगभग लंबवत यानी वर्टिकल जो स्थलाकृति बनती है उसे हम कहते हैं डाइक। वर्टिकल आकृति को डाइक कहते हैं, और जो क्षैतिज आकृति है जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम कहते हैं सिल। इसके अलावा एक जो आकृति होती है उसे हम कहते हैं फैकोलिथ। तो फैकोलिथ आकृति एस आकार की होती है, यानी पृथ्वी के धरातल के भीतर एस आकार में, इस प्रकार से एस आकार में आकृति बनती है, उससे हम कहते हैं फैकोलिथ। इसके अलावा एक आकृति इस प्रकार से होती है, यह जो होती है इस प्रकार से, जो कि कनकेव होती है, कनकेव आकृति जो बनती है उसे हम कहते हैं लोपोलिथ। लोपोलिथ आकृति बनती है, यह तो हमने बात की थी फैकोलिथ की, यह फैकोलिथ ऐसा आकृति का बनता है। इसके अलावा लोपोलिथ, तो लोपोलिथ यह कनकेव होता है, मतलब यह जो कनकेव आकृति बनती है उसे हम लोपोलिथ कहते हैं। इसके अलावा लेकोलिथ की आकृति बनती है, यह करीब यह शंकु जैसी आकृति लेकोलिथ की बनती है। ठीक, यह आकृति फैकोलिथ की है, यह लोपोलिथ की है, यह लेकोलिथ की।
तो इस प्रकार यह आकृतियां पृथ्वी के धरातल के अंदर बनती हैं। तो पृथ्वी के धरातल के आंतरिक भाग में यह आकृतियां बन जाती हैं, क्योंकि जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी के पास इतनी ऊष्मा नहीं होती है, इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वह पृथ्वी के धरातल को भेद पाए। इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही यह आकृतियां बन जाती हैं। और जब कभी अपरदन होता है, यानी इतने अंतर नहीं बनती हैं, यह करीब मतलब 100-200 या 1 आध किलोमीटर के अंदर बनती है। और जब धरातल पर बार बार अपरदन होता है नदियों के माध्यम से, हवाओं के माध्यम से, तो यह जब उसके धरातल के मान के चलिए इस धरातल के नीचे यह आकृति बनी, लेपोलिथ बनी, फेकोलिथ बनी या लोपोलिथ बनी, जो भी आकृति बनी, तो जब यह धरातल का जो भाग नदियों के द्वारा बहा लिया जाता है, तो यह आकृति लेपोलिथ, लोपोलिथ या फेकोलिथ ऊपर आ जाती है। तो हम इसको दृष्टिगोचर करते हैं कि यह आकृति इस प्रकार से ज्वालामुखी के माध्यम से अंदर बनी होगी। और क्योंकि यहाँ पर हम जो अंदर जो आकृतियां बनती हैं और जो बाहर आकृतियां बनती हैं, उनमें एक मूलभूत विशेषता होती है कि जब ज्वालामुखी बाहर आ जाता है, यानी ज्वालामुखी के माध्यम से जो महासागर पर या महाद्वीप पर जो आकृतियां बनी है, वह आकृतियां बनी है, उसमें जो लावा निकला है उसे हम बेसाल्ट का लावा कहते हैं, उसे बेसाल्ट कहते हैं। और जो पृथ्वी के धरातल के अंदर जो आकृतियां बनी है, जिसमें लेपोलिथ है, लोपोलिथ है और फेकोलिथ है, तो ये स्किल सिल है, डाइक है, तो यह आकृतियां बनती, तो उसकी चट्टान होती